नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट। आज 31 भारतीय धुनों से गूंजेगा समारोह, जो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का होगा समापन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय सेना चलवा रही है एक टेलरिंग वर्कशॉप का मकसद श्रीनगर और आसपास के सभी इलाकों में लड़कियों को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाकर आत्मनिर्भर है बनाना। ताज नगरी के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनी वरदान। आगरा के केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान ने जूते बनाने वालों के लिए बनाया एक अनूठा वाहन, जिसमें उनके हुनर से जुड़ी सभी सुविधाएं हैं उपलब्ध। स्विट्जरलैंड में आइस स्केटिंग की प्रतियोगिता बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। प्रतियोगिता को जीतकर अमेरिका के युवाओं ने इसे अपने नाम कर लिया। और अब दिखाते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन आज नई दिल्ली में विजय चौक पर किया जाएगा। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड देश के प्रतिष्ठित दर्शकों के समक्ष 31 मनमोहक और थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता मौजूद रहेंगे। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड द्वारा शंखनाद धुन के साथ होगी, जिसके बाद पाइप और ड्रम बैंड के माध्यम से वीर भारत, संगम दूत, देशों का सरताज भारत, भागीरथी और अर्जुन जैसी मनमोहक धुनें पेश की जाएंगी। सीएपीएफ बैंड भारत के जवान और विजय भारत का संगीत बजाएंगे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था के बारे में निर्देश जारी किए हैं। आज दोपहर 2 बजे से रात तक विजय चौक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा सुनहरी मस्जिद और कृषि भवन के बीच रफी मार्ग, विजय चौक की ओर कृषि भवन, रायसीना रोड, दारा शिकोह रोड, कृष्णा मेनन मार्ग के मार्गों पर ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। खबर हट के विरासत सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे न केवल देश बल्कि विदेशों में भगवान राम को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है। जी हां, इसी कड़ी में अब थाईलैंड के एक समूह द्वारा अयोध्या के तुलसी उद्यान में रामायण की शानदार प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप भी देखिए ये सुंदर प्रस्तुति। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय सेना एक वर्कशॉप चलवा रही है। ये वर्कशॉप टेलरिंग की है, जिसका मकसद श्रीनगर और आसपास के सभी इलाकों में लड़कियों को सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है। जरा इन कपड़ों पर हुई ये खूबसूरत कढ़ाई तो देखिए, ऐसा लगता है मानो किसी ने बाहर से नए सूट मंगवाए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूट और इन कपड़ों पर ये सुंदर कढ़ाई यहाँ मौजूद इन लड़कियों ने की है। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भारतीय सेना टेलरिंग की एक वर्कशॉप करवा रही है। इस वर्कशॉप के जरिए यहाँ आसपास के गांव और दूर दराज के इलाकों से आने वाली लड़कियों को कुछ बेहतरीन सीखने का मौका मिल रहा है, जो आगे चलकर उन्हें जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी देगा। भारतीय सेना की इस मुहिम का अहम लक्ष्य है कि यहाँ की हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो और कुछ रोजगार कमाए। टेलरिंग की वर्कशॉप ले रही शिक्षिका ने बताया कि यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई और कपड़ों पर जरी का काम जैसी कलाएं सिखाई जा रही हैं, जिसका लाभ इन लड़कियों को उनके भविष्य में जरूर मिलेगा और इन्हें सक्षम भी बनाएगा। पहले मैंने खुद सीखा है यहाँ पे, उसके बाद मैं बाकियों को सिखा रही हूँ। एक तो हम यहाँ पे कटिंग सिखा रहे हैं, मैं यहाँ पे कटिंग सिखा रही हूँ एंड स्टिचिंग सिखा रही हूँ। और अब हम मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, ये यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। और इनके बाद हम इनको मशीन्स देते हैं, ये लोग घर पे कपड़े बनाते हैं, फिर बेचते हैं, ताकि ये इंडिपेंडेंट मतलब आराम से रहे। सिलाई और कढ़ाई सीख रही लड़कियों ने भी वर्कशॉप के बारे में काफी जानकारी दी। साथ ही बताया कि भारतीय सेना की ये बेहतरीन पहल उन्हें किस तरह से सक्षम बनाने में मदद करेगी। यहाँ पे मैडम हमें सिखा रही है, 4 दिन से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, बहुत अच्छा सिखा रही है। मैं चाहती हूँ हर एक लड़की आए, जो भी मतलब कि गरीब खानदान से है, वो आए, सीखे। एक लड़की के लिए अच्छा है। यहाँ पे बहुत लड़कियाँ जो हैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हैं, तो इसलिए हम इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम वर्कशॉप यहाँ पे करेंगे, तो जितनी भी लड़कियाँ बेरोजगार हैं वो आ सकती है और सीख सकती हैं अच्छे से। सबसे ज़्यादा वो अपना खर्चा खुद कमा सकती है और दूसरों को भी सिखा सकती है जो बेचारी घर में ऐसे बैठी हैं। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों की लड़कियों के लिए ये वर्कशॉप काफी मददगार साबित हो रही है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार कुछ नया सीखने के साथ साथ ये पहल अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में देश के युवाओं को शिक्षा के साथ सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त चरित्रवान राष्ट्र निर्माता बनाने पर जोर दिया गया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उत्साह सेलिब्रेट सुहानी शाम का ये रंगारंग नजारा है दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव का। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दयाल सिंह कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष और देश के प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर बी.के. कुठियाला ने कहा कि भारत की सदियों पुरानी गौरवशाली परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को नई पीढ़ी किस तरह देखती है, इसका सजीव उदाहरण इनकी शानदार नाट्य प्रस्तुति में परिलक्षित होता है। पूरे विश्व में जो भारत की ज्ञान परंपरा और भारत की जो जीवन शैली है, उसके प्रति आज बड़ी उत्सुकता है। भारत में भी उसका पुनरुत्थान हुआ है। तो महाविद्यालय और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का जो है एक आप कह सकते हैं कि अभियान स्वयं चल पड़ा है, चलाया नहीं है किसी ने। ये स्वयं अपने मन से ही उठता है बच्चों में, अध्यापकों में, और मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर भावना पांडे ने कहा कि प्रोफेसर बी.के. कुठियाला की पहल से हम छात्रों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि रियल लाइफ में भी ये छात्र देश की संस्कृति को आत्मसात कर सकें। कुठियाला जी हमारे चेयरमैन हैं और उन्होंने हमको गाइड करा कि जो पाठ्यक्रम है उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में लाएं, उसमें बच्चों में
पढ़ने में तो बच्चे पढ़ लेते हैं, पर उसको रियल लाइफ में, फ्रॉम रियल टू रियल लाइफ स्टोरीज़ में हम उनको देखें, उनकी विचारधारा को थोड़ा समझाएं। अब जो आजकल टेक्नोलॉजी की वो थोड़ा सा मिसयूज़ भी बच्चे करते हैं, वो उसमें से निकल के जब ये लोग परफॉर्म करते हैं तो इसमें पैशन उनमें उत्पन्न होता है। गौरतलब है कि देश की नई शिक्षा नीति में छात्रों में विचार, व्यवहार और संस्कारों से युक्त चरित्रवान राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया है, जो इस सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति दे रहे युवा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भावनात्मक किरदारों की नाट्य कला मंचन में जीवंत नजर आ रहा है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस पहल से इन कारीगरों को बहुत मदद मिल रही है। कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में आगरा के केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान आगरा ने भी अनूठी पहल की है। जूते बनाने वालों के लिए इस संस्थान ने एक अनूठा वाहन बनाया है, जहां उन्हें अपने हुनर से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैसी है ये पहल, आइए आपको दिखाते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना जहां छोटे उद्यमियों को और छोटे कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां पूरी तरह से प्रयासरत है, तो वहीं कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इन कारीगरों के लिए एक नया इनोवेशन लेकर आई है। एक नया तरीके का इनोवेशन यहाँ पर हमने देखा है। जो मोची हैं, जो छोटे कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए एक नया तरीके का ये इनोवेशन यहाँ पर लेकर आई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं आगरा CFTI सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा, ये हमारे पूर्व डायरेक्टर सनातन साहू जी की एक सपना था। उन्होंने जो रोड पे बैठे हुए मोचियों के लिए ये सोचा था कि धूप है, बारिश है, इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ का डेवलपमेंट किया। इसमें वो मोची सबसे पहले गली गली में जाके और अपना काम कर सकता है, और एक बार चार्ज करने के बाद में ये 100 किलोमीटर जा सकता है। इसकी ट्रेनिंग 3 महीने की है। 3 महीने के में वो अपना जितना पुराना भी जूता है उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, सोल नया लगा सकते हैं, और अपना नया जूता बनाने के लिए इसमें पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। सैंपल बनाने से लेके, पैटर्न बनाने से लेके, ये देखिए ये जो बनाया है ये बिल्कुल वेस्टेज लेदर से बनाया गया है, और इसमें इस तरह की मशीन है कि एक छोटी मिनी फैक्ट्री जैसा लगता है। इसमें आप देखिए एक ग्राइंडर लगा हुआ है, इसमें एक टूल किट भी है, और ये साफ़ करने के लिए भी ये है, और इसमें ये सोल प्रेस मशीन भी है, और ये हीटर लगा हुआ है, और ये स्टिचिंग, ये आधुनिक प्रकार की जो स्टिचिंग मशीन है ये भी लगी हुई है, और ये कंबाइंड फिनिशिंग मशीन भी है, और इसके अंदर पूरी टूल किट भी लगी हुई है। आज का एक कोबलर का बच्चा कोबलर बनना नहीं चाहता है, तो इसके लिए ये इस तरह की एक स्कीम बनाई है कि जिससे हर चीज़ इसमें जुड़े हैं और उसका आगे ग्रोथ हो। DC साहब ने बताया था कि इसके अंदर एक सोलर पैनल भी लगा दिया जाए और एक पंखा भी लगा दिया जाए। तो अब ये आगरा जाएगी तो हम इस चीज़ को डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि इसकी कीमत क्या होती होगी? मतलब एक अगर कॉबलर जो है वो मुझ चीज़ को ख़रीदना चाहता है तो उसकी कितनी कीमत होती होगी? क्या कुछ इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है? KBIC ने ट्रेनिंग और प्लस सब्सिडी की तरफ से जो हम 5.5 लाख की KBIC मशीन देते हैं, इसके तहत इनको ट्रेनिंग और ये गाड़ी देने का प्रावधान है। तो अभी हाल फिलहाल आपके यहाँ कितने जो हैं कॉबलर इस वक्त ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं? हम केवल ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि KBIC से हमारा कोलैबोरेशन किया हुआ है ट्रेनिंग का, तो वो लोग हमें कैंडिडेट देते हैं। तो हमारे सेंटर 2 हैं, एक तो राजघाट दिल्ली में है और एक बनारस में। तो हम अपने सेंटर पे ही आके इन लोगों को और ट्रेनिंग दे के, और KBIC उनको क्या क्या चीज़ देती है, इस समय एक 10 लोगों की ट्रेनिंग के बीच में एक पूरा सेटअप देती हैं, जिसमें स्टिचिंग मशीन है, स्काइबिंग मशीन है, पोस्ट बेड मशीन है, कंबाइंड फिनिशिंग मशीन है, और इस तरह से इन लोगों को दिया जा रहा है। अब से क्या किया है कि पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के लिए भी और ये दिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये देश के जो कारीगर हैं उनको हुनरमंद बनाने के लिए ये एक और तरह का एक इनोवेशन आपने किया है उनको, ताकि वो सशक्त बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और अपने कारोबार को भी आगे बढ़ा सकें, और साथ साथ जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस काम से जुड़ सके। थैंक यू सर। थैंक यू।
नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल प्राकृतिक फलों की फसल का प्रतीक है। ऑरेंज फेस्टिवल में राज्य के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेले में खूबसूरत नारंगी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सेहत से भरपूर इन नारंगियों की खासियत यह है कि इनकी खेती में रसायनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। नारंगी किसानों ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से इनकी खेती की है और अब ये सेहत से भरपूर खट्टे मीठे नारंगी अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। Very small initially, very small, and of course we have an intention to promote farmers, orange growers, not just vegetables growers or orange growers, but also to promote our handicrafts, basket making, and so on, and also promote rural tourism, promote homestays and village tours and so on. और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा नई दिल्ली के सभागार में 26वां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भारत की सौम्य शक्ति, कौशलता, चुनौतियों एवं उत्तरदायित्व विषय पर आयोजित व्याख्यान माला में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ही भारत को ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आत्मसात करते हुए भारत अपनी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत के गर्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सॉफ्ट पावर कंट्री के रूप में उभर रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में 26वां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भारत की सौम्य शक्ति, कौशलता, चुनौतियां एवं उत्तरदायित्व विषय पर आयोजित व्याख्यान माला में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि वैश्विक समुदाय के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण ही भारत को भारत बनाता है, जो हमारी सौम्य शक्ति है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ये हस्ती है। ये जो जिजीविषा है, ये जो हमारा जीवन की ओर देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जो हमारे गरीब से गरीब, वंचित से वंचित व्यक्ति ने भी वास्तविकता में उतारा है, उसकी दिनचर्या में जो झलकता है, मैं मानता हूं कि यही भारत को भारत बनाता है। इस अवसर पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में निहित परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ वैश्विक समुदाय के प्रति चिंतन का लक्ष्य ही हमारा सॉफ्ट पावर है। परिवार के सभी सदस्यों का समाज के प्रति, समाज के सदस्यों का राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के नागरिकों का विश्व के नागरिकों के प्रति जो दायित्व है, जो संबंध है, इसे उकेरना, उभारना, यही हमारे भारतीय चिंतन का लक्ष्य रहा है और वही इस सौम्य संपदा के अंतर्गत भारत को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता ने कहा कि इस व्याख्यान को आयोजित करते हुए 25 साल हो गए हैं। हर साल ऐसे समसामयिक मुद्दों पर व्याख्यान होता है जो सभी के लिए उपयोगी हो। 25 साल से ऊपर हो गए हैं इसको होते हुए, और इसकी प्रासंगिकता ये है कि हम लोग जो समसामयिक मुद्दे होते हैं और जो सबसे पहुँचे हुए विद्वान होते हैं, उनको हम बुलाते हैं उन मुद्दों पे बोलने के लिए, और कोई नया परिप्रेक्ष्य, कोई नया दृष्टिकोण वो सामने रखते हैं और वो सबके लिए उपयोगी होता है। इस अवसर पर संस्थान द्वारा हिंदी माध्यम से प्रकाशित 2 अर्धवार्षिक शोध पत्रिकाओं हिमांजलि अंक 27 और चेतना अंक 5 का लोकार्पण भी किया गया। भौतिकवाद की अंधी दौड़ से जूझ रहे वैश्विक जगत में एक और जहां भारत के सौम्य पावर की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर पूरी दुनिया अग्रसर भी हो रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में नारी शक्ति वंदन दौड़ का भी समापन हुआ। जी हां, 17 जनवरी से झांसी में शुरू हुई दौड़ दिल्ली में पीएम रैली में संपन्न हुई। अपनी दौड़ के समापन पर मेजर शशि मेहता ने पीएम नरेंद्र मोदी को
तलवार भेंट की। करीब 400 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ने वाली मेजर शशि मेहता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के अमृतकाल में मेजर शशि मेहता लगातार दौड़ रही हैं और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है प्रधानमंत्री रैली में आकर। उन्होंने एक तलवार प्रधानमंत्री को भेंट की। बात करते हैं, मैडम किस तरह रहा आपका ये सफ़र? जो मैंने दौड़ की इसका नाम है नारी शक्ति वंदन रन, जिसे एनसीसी ने आयोजित किया। ये दौड़ शुरू हुई झांसी से 17 जनवरी को और ये पूरी हुई दिल्ली में। कुल मिलाकर मैंने इसमें 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी दौड़ी है और लगभग 80 किलोमीटर प्रतिदिन मैंने इसमें रन किया है। मैडम कैसे दौड़ पाए, क्योंकि एक महिला हैं, बावजूद उसके आप रोजाना 80 से ज़्यादा किलोमीटर दौड़ते रहे? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर भी हूँ और 3 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में। हालांकि मैं पेशे से एनसीसी ऑफिसर हूँ, पर दौड़ना मेरा जुनून है और मैं अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ती ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कठिन दौड़ थी क्योंकि रोज़ाना इतनी लंबी दौड़ करना आसान नहीं है, लेकिन इसका मकसद बहुत अच्छा है, नारी शक्ति। उसी को याद करके मुझे अंदर से बल मिलता रहा और मैं हिम्मत से दौड़ती रही। प्रधानमंत्री को जब आपने तलवार सौंपी तो उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी? वो भावनाएं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके लिए बहुत सम्मान है और प्रधानमंत्री जी, जिन्हें हम हमेशा टीवी पर देखते हैं, उनके समक्ष इतने पास खड़े रहना और उनको तलवार भेंट करना जो नारी शक्ति का प्रतीक है, फीलिंग्स वर वेरी इमोशनल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी प्रिविलेज्ड। कौन कौन से राज्यों से होकर आप गुजरे और जब वहाँ पर एनसीसी कैडेट आपका स्वागत कर रहे तो कैसा लग रहा था? मैं 5 अलग अलग राज्यों से गुजरी। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों से मैं गुजरी और एनसीसी कैडेट्स मेरे साथ दौड़ रहे थे और कई जगह तो वो कई किलोमीटर तक मेरे साथ बने हुए थे, रिले रेस की तरह। लड़कियां मेरे साथ आती थी, 1 किलोमीटर बाद वो बदल कर दूसरी लड़की आ जाती थी, पर कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा रहता था। यही नहीं, आम जनता भी मेरे साथ दौड़ रही थी। लोग हमें देख रहे थे, चीयर कर रहे थे और उन्हें लग रहा था शायद ये बहुत अच्छे मिशन में कहीं जा रही है, तो मेरे साथ वो कई किलोमीटर तक लड़कियां भी दौड़ते रहे, तो बहुत अच्छा अनुभव था। तो ये थी मेजर शशि मेहता जो लगातार करीब 400 से ज़्यादा किलोमीटर तक दौड़ी और एनसीसी के अमृतकाल के अंदर इन्होंने जो मिसाल पेश की है और नारी शक्ति की, वो अद्भुत मिसाल है। कैमरामैन मोंटी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर आता है। अगर समय पर इसकी जांच हो जाए तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अब वैक्सीन भी आ गया है। 15 साल से कम उम्र की लड़कियों को अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकेगा। सर्वाइकल कैंसर की जल्द से जल्द जाँच हो जाए, इसके लिए एम्स में ट्रायल हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में हर साल 1,23,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की शिकार होती हैं। इनमें से 93,000 की मौत हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वायरस जिम्मेदार होता है। अगर सही समय पर जांच हो जाए तो सर्वाइकल कैंसर की पहचान हो सकती है और इसका इलाज भी मुमकिन है। डॉक्टरों का कहना है कि 30 साल से अधिक उम्र की हर महिला को सर्वाइकल कैंसर की जाँच करानी चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी वैक्सीन भी उपलब्ध है। 15 साल से कम उम्र की हर लड़की को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन 2 डोज की है। 1 डोज लगने के बाद 6 महीने बाद दूसरी डोज लगानी चाहिए। जो 30 साल की ऊपर उम्र हो गई है तो चेक करें कि आपने HPV टेस्ट कराया क्या। अगर कराया तो 5 साल तो नहीं हो गए, अगर 5 साल से ऊपर हैं तो ज़रूर कराएं। और अगर आप सोचती हैं कि नहीं 2 बार ही काफ़ी है तो वो चेक कर लें कि आपका अप टू डेट है। पैप्समेयर कराती हैं तो 3-3 साल में क्या ज़रूरी है, अपडेट करें। अपने नेबर्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपनी बेटियों को, नीसेस को, सबको देखें, उनका वैक्सीनेशन कराएं। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। खबर हटकर में हम आपके लिए लाए हैं स्विट्जरलैंड में आइस स्केटिंग की एक प्रतियोगिता की कुछ झलकियां। दिलचस्प ये रहा कि इस प्रतियोगिता को अमेरिकी युवाओं ने जीता है।
साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विकास के पथ पर